हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स। तो ये है हमारा आज का जो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज चल रही है उसका ये है थर्ड सेशन। ठीक है। और आज का हम डिस्कशन जो रखेंगे वो है इंग्लिश पेडागोजी। हमने अभी तक ईवीएस पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी का रिवीजन कर लिया है और आज हमें देखना है कि इंग्लिश में क्या वो चीज़ें हैं जो हमें एंड मोमेंट पे रिवाइज कर लेनी चाहिए फटाफट से इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है। तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइए और फटाफट से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन कीजिए। ठीक है। अब एक चीज मैं पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं। दूसरी, हो सकता है कि आपको यहाँ पर 100% डिस्कशन ना मिल रहा हो, क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन नहीं रिवीजन करने के लिए आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम रिवीजन पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। देखिए, इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। और इसमें अगर बात करें लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि भाषा कौशल को कैसे विकसित करना है या भाषा को कैसे विकास करना है बच्चों में, लैंग्वेज को कैसे डेवलप कराना है प्राइमरी लेवल पे, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज है बस एक कम्युनिकेशन, मतलब लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन का एक साधन है। अगर हम कहें, अगर नॉर्मली हम यही चीज़ देखते हैं ना कि अपनी बात को कैसे एक दूसरे को कहना है, अपने विचारों को कैसे प्रकट करना है, इसी चीज़ को हम लैंग्वेज कहते हैं। पर इसके अलावा भी लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री वगैरह हो गई, तो जो सालों से चली आ रही है आपको कैसे पता चल रहा है, वो सब लैंग्वेज के थ्रू ही पता चल रहा है। ठीक है। तो इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, ये आपको पता होगा। आपके दिमागी विकास से ही जुड़ा हुआ है। और लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो आपके दिमाग का जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लैंग्वेज है वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करती है। तो एज अ लैंग्वेज टीचर, एक प्राइमरी लेवल पे एज अ लैंग्वेज टीचर आपकी सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लैंग्वेज को कैसे डेवलप कराते हैं, लैंग्वेज स्किल्स को कैसे डेवलप कराते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप बच्चे को इस लायक बना सकें कि वो अपनी बात को कह सके, समझा सके, दूसरे की बात को समझ सके। ठीक है। ये चीज़ें आपको उसमें डेवलप करानी है। इन पे आप ऑप्शंस में ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद बात करें अगर एक्विजिशन और लर्निंग की, तो एक्विजिशन हमने हिंदी में भी डिस्कस किया था। एक्विजिशन क्या होता है? किसी चीज को अर्जित कर लेना या एज इट इज टेक ओवर कर लेना, अगर हम ऐसा कहें। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे हैं। बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो अपने एनवायरनमेंट में जिस तरह की चीजें देखता है उन चीजों को वो कॉपी करने की कोशिश करता है या एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करता है। तो ये होता है एक्विजिशन, जहां पर वो उसका कोई लक्ष्य नहीं है, ना ही वो कोई कॉन्सियस प्रोसेस होती है। अनकॉन्सियसली वो कुछ चीज़ों को अपने आप कॉपी कर लेता है, अर्जित कर लेता है, उसी को हम एक्विजिशन कहते हैं। वहीं अगर लर्निंग की बात करें, तो लर्निंग में आपको एफर्ट्स देना पड़ता है और चीज़ों को सीखना पड़ता है। अगर आप साइकिल सीखनी है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और आपका गोल डिफाइन होगा कि भाई मुझे साइकिल सीखना है, तो ये कॉन्सियसली और इंटेंशनली किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर इसके बीच की डिफरेंस की बात करें, एक्विजिशन और लर्निंग, इनके बीच का जो इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, जो इनके लिए मैटर करता है, वो ये है कि एनवायरनमेंट, एक्विजिशन हो या फिर लर्निंग हो, वो दोनों ही चीजें सबसे ज्यादा किस चीज पर निर्भर करती हैं? आपके एनवायरनमेंट पे। आपको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा या बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट आप देंगे, उस तरीके से वो एक्विजिशन कर पाएगा, उसी तरीके से उसकी लर्निंग हो पाएगी। बोथ के लिए। ठीक है। दोनों चीजें के लिए, एक्विजिशन हो या फिर लर्निंग हो, उसके लिए एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और हिंदी में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है। अब अगर बात करें एक्विजिशन की, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो बिना किसी एफर्ट्स के की जाती है। यहाँ पर आप कोई एफर्ट्स नहीं लगाते, ना कोई आपकी बुक होती है, ना कोई रूल होता है, ना ही कोई आपका टारगेट होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे ये चीज़ सीखनी है। ठीक है। और ना ही आपको कोई बिठा के सिखाता है कि बेटा बैठो इस चीज़ को सीखो। वहीं इसका उल्टा है लर्निंग, जो एक कॉन्शियस प्रोसेस है। आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं। आपको हो सकता है आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। आपका एक टारगेट होगा कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है, और आपको फॉर्मल टीचिंग भी लेनी पड़ सकती है। तो ये कुछ डिफरेंस है एक्विजिशन और लर्निंग में, जिसके क्वेश्चन रिलेटेड आपको पूछ लिया जाता है। नॉम चॉम्स्की के बारे में भी हम हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इनका ये कहना है कि अ, बच्चे के दिमाग में एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके बारे में ये बताते हैं, जो बच्चों को भाषा को अर्जित करने में मदद करता है। ठीक है। भाषा को एक्वायर करने में हेल्प करता है। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब है? 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप बताऊं कि आपका कहीं ट्रांसफर हो गया, मान लो अमेरिका में आपका ट्रांसफर हो रहा है और आपका एक छोटा सा बेटा भी है,
तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको वहां पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी। बट आपका जो बच्चा है छोटा सा 2 साल का 3 साल का, वो उस भाषा को ऐसे सीख लेगा जैसे कि वो अमेरिका का ही रहने वाला हो। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कम उम्र में, जो 5 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं, वो किसी भी भाषा को एक्वायर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। उनको बस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। अंतर किस चीज़ का आ जाता है? एनवायरनमेंट का, ठीक है। अगर आप जैसा एनवायरनमेंट दे देंगे उसी तरीके से वो बच्चा उन चीज़ों को एक्वायर कर लेगा। और 5 साल की उम्र के बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है, ऐसा कहते हैं हमारे नॉम चॉम्स्की। और एक ये जन्मजात एक्टिविटी है, ये आप ध्यान रखेंगे। 2 से 6 वर्ष का जो टाइम है, यानी अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इस समय भाषा का विकास सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा नॉम चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। ये एक इनेट मेंटल ग्रामर है जो जो किसी भी ह्यूमन को लैंग्वेज को एक्वायर करने में हेल्प करती है। इसका मतलब कि कहीं आप कुछ चीज़ें गलत भी बोल रहे हैं ना, तो आपके अंदर से एक ऐसा आपको मतलब फील हो जाता है कि हाँ चीज़, ये चीज़ शायद गलत है। तो उसी को उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। और आप कुछ सही बोल रहे हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज को लर्न करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड इमिटेशन, ओरल अप्रोच यूजिंग मदर टंग। अब ये होता क्या है? देखो, स्किनर ने भी कहा है कि अगर बच्चा मोटिवेटेड है ना, तो लर्निंग जो है वो इतनी स्पीड से होती है, मतलब जैसे कि आपके एक नेशनल हाईवे पे गाड़ी भागती है ना स्पीड में, बिल्कुल वैसे होती है जब अगर बच्चा मोटिवेटेड है। तो इसलिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन मतलब किसी की कॉपी करके सीखना, अनुकरण करके सीखना। इसके अलावा ड्रिल एंड इमिटेशन, ओरल अप्रोच, यानी ओरल जैसे मैं आपको अभी बोल के सिखा रहा हूँ, तो आप कई बार जब कहानी वगैरह सुनाते हैं बच्चों को प्राइमरी लेवल पे, वो होता है ओरल अप्रोच, ठीक है। आप कोई कविता सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, तो एक ओरल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, और उससे भी बच्चे का जो है लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। मदर टंग का यूज करने से भी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी। भैया आप अगर उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो अपनी भाषा को ना बोल करके किसी और भाषा का इस्तेमाल करे बच्चा, तो वहां पर क्या होगा? वो चीजों को कम बोलेगा, हो सकता है उतना अभिव्यक्त ना कर पाए। लेकिन वहीं अगर आप अगर उसे मदर टंग का इस्तेमाल करने देंगे, यानी उसकी मातृभाषा का प्रयोग करने देंगे, जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, तो वो अपनी बात को आसानी से कह पाएगा, और वो जितना ज्यादा कहेगा बोलेगा, उतनी ज्यादा उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज लर्निंग के ये कुछ प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग क्या है? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो चीज़ों को सुनता है ना, जब आप उसको खिलाते बोलाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी बात को सुनता है और उसके प्रति रिस्पॉन्स देने लगता है, हंसता है, बोलता है। फिर धीरे धीरे वो स्पीकिंग, जैसे जैसे उसकी सुनने की जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे बोलना भी सीख लेता है। और जब वो बोलना सीख लेगा तो चीज़ों को पढ़ना भी उसे आ जाएगा। और तब तक उसकी जो मांसपेशियां हैं वो इतनी डेवलप हो जाएंगी कि वो राइटिंग भी कर सके। तो इसका मतलब ये जो LSRW है, इसका एक नेचुरल ऑर्डर होता है सीखने का, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। ये एक स्पेशल ऑर्डर है, लेकिन इनके बीच में कनेक्शन जरूर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही काम होगा। अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ सुन ही सकते हैं, और उसके बाद आप बोलना सीख रहे हैं अगर, तो सिर्फ बोलना ही सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप सारी चीजों को एक साथ सीख रहे होते हैं, एक एक मिला जुला कर, ठीक है। अब हम अगर कुछ मैगज़ीम्स की बात करें, तो ये कुछ मैगज़ीम्स हैं जो आपको प्राइमरी लेवल पे अप्लाई करनी चाहिए। अब इन सब का निचोड़ सिर्फ़ एक ही है कि आप पहले बच्चों को क्या चीज़ें बताएँगे, पहले आप उनको एग्ज़ाम्पल्स वग़ैरह बताएँगे, यानी वो चीज़ें आप उनको पहले बताएँगे जिससे वो जुड़े हुए हैं, जो चीज़ें उनको पहले से पता हैं। यानी आप पहले एग्ज़ाम्पल देंगे, पहले उदाहरण देकर बताएँगे, तब आप कहीं उनको रूल की तरफ लेकर जा रहे होंगे, ठीक है? प्राइमरी लेवल पे यही चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को आप अगर रूल्स पढ़ाने बिठा दोगे, आप उनको ग्रामर रटवाने के लिए बिठा दोगे, तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, ठीक है। वो चीज़ें ना तो उनके इंटरेस्ट की होंगी, ना वहाँ पर उनका लर्निंग आउटकम हो रहा होगा, उनको सीखने में मन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उनके आसपास की चीज़ों को जोड़कर समझा कर बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका लर्निंग में मन लगे, ठीक है। तो इन सारे मैगजीन्स का निचोड़ यही है, पर फिर भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंडक्टिव और डिडक्टिव का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये भी आपको पता ही होगा। इंडक्टिव में क्या करते हैं हम, वही कि हम पहले एग्जाम्पल बताएंगे, फिर रूल की तरफ लेके जाएंगे, यानी इंड्यूस करेंगे रूल्स की तरफ। और डिडक्टिव में होता है कि पहले रूल बता दिया, फिर एग्जाम्पल, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म, अगेन मैंने आपको बता रखा है, ऐसी क्लासरूम जहाँ पर एक भाषा से एक से अधिक भाषा को बोलने वाले हो सकते हैं बच्चे। जैसे हो सकता है किसी की लैंग्वेज कुछ और, किसी की लैंग्वेज कुछ और। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो सबसे बड़ी बात एक रिसोर्स है, ये आप ध्यान रखेंगे।
कभी भी मल्टीलिंगुअलिज्म को कोई लिमिटेशन या बैरियर नहीं मानना है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी मिले होंगे, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिले। तो आपको क्या याद रखना है, हर एक केस में, किसी भी केस में आपको मल्टीलिंगुअलिज्म को किसी भी तरीके से लिमिटेशन नहीं मानना, उसको रिसोर्स मान के चलेंगे आप, ठीक है। वो एक रिसोर्स है। इसके बाद हम फोनीम्स, मॉर्फीम्स और ये सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, ये चारों चीजें क्या हैं ये भी एक नजर देख लेते हैं। फोनीम्स होता है फोन, फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को हम कहते हैं फोनीम्स, ठीक है। फोनीम, फोन मतलब साउंड होता है, फोन से आवाज आती है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे, फोनीम, फोन मतलब साउंड, और ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। इससे कोई छोटी इकाई नहीं है साउंड की। एग्जाम्पल के लिए बी, डी, एफ, जी, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये स्मॉलेस्ट साउंड है। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल है बॉल, ठीक है, बॉल, बॉल, तो इसमें बी क्या है, बी एक साउंड है, ठीक है। और इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं करते, ये बस एक साउंड होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट के। और इन्हीं सब चीजों की स्टडी को हम फोनोलॉजी बोल देते हैं। अब मॉर्फीम क्या होते हैं, मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है। एम से देखो, एम से मॉर्फीम, एम से मीनिंग, आप इसे याद रख सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी एक वो छोटा से छोटा वर्ड जिसको अगर ब्रेक कर दें तो उसकी मीनिंग ना रह जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, कार, कार में अगर आप इसे अलग कर दो, सी अलग कर दो, ए आर अलग कर दो, क्या इसका मतलब बचा कोई, ए आर का कोई मतलब होता है, नहीं, सी का कोई मतलब निकलेगा, नहीं। ये साउंड भले बन जाएगा, आर और सी, का और आर, ये साउंड भले बन जाएगा पर इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो इस कार जो है वो एक स्मॉलेस्ट वर्ड है जिसका मीनिंग है अपने आप में। तो मॉर्फीम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होते हैं जिनका अपने आप में कोई एक मीनिंग होता है, और इसी की स्टडी और यूज को हम मॉर्फोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको फोनीम याद रखना है क्या होता है, और मॉर्फीम याद रखना है, बस इतनी चीजें आपके लिए जरूरी बन जाती हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड को या फ्रेज को अरेंज कैसे करना है ताकि हम एक अच्छा सा सेंटेंस बना लें। आप जब भी कुछ बोल रहे हैं, आप कोई भी सेंटेंस, एग्जांपल के लिए आपने वो टेंसेस के वो रूल्स वगैरह देखे होंगे, है ना, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वो चीजें आएंगी। तो वो जो अरेंजमेंट होता है ना, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड और फ्रेजेस को ही हम सिंटैक्स कहते हैं। आपको बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है इसके बारे में। सिमेंटिक्स होता है कि स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी किसी भी वर्ड के या सेंटेंस के, फ्रेज के मीनिंग को स्टडी करना, कि वो मीनिंग वाइज, एक होता है कि आपने उसको रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अरेंज कर दिया, क्या उसकी मीनिंग सही निकल के आ रही है, ये भी तो एक बात होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल है, ही वॉज ऑन फायर। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये अरेंज तो बिल्कुल ठीक है ना, अरेंज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, अगर इसका मतलब देखेंगे कि वह आग पर था, तो क्या ये सिमेंटिकली करेक्ट है, नहीं। सिमेंटिक्स के अनुसार इसका कोई मतलब हमारे कंटेक्स्ट में नहीं बनता कि वह आग पर था। ये क्या सेंटेंस आपको सही लग रहा है, नहीं। ठीक है जी, तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत ज्यादा जरूरी, लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं जो हमने हिंदी में भी डिस्कस की थी और इंग्लिश में भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये दोनों जगह आपको काम आने वाली। सबसे पहली बात, लिसनिंग और रीडिंग। अभी आप, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, क्या आप वहां पर कुछ कर रहे हैं, आपको क्या करना है, बस सुनना है ना। तो लिसनिंग जो है वो एक पैसिव स्किल है, निष्क्रिय स्किल है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आपको बस चुपचाप बैठना है और सुनना है, ध्यान से रिसीव कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप रिसीव कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, जैसे यहाँ मैं रीडिंग को अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ भी रहे होंगे। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है दोनों ही रिसेप्टिव स्किल्स हैं, आप वहाँ पर रिसीव करते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो आपकी एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल है। यहाँ पर आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी स्पीक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और साथ के साथ मैं स्क्रीन पे आपके लिख भी रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं। और एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है, इनका ये एक नेचुरल ऑर्डर होता है, LSRW, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल में भी समझाया था कि बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है तो सुनना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे बोलना भी सीख जाता है, और अगर उसको बोलना आ गया तो पढ़ना भी सीख जाएगा। और एक चीज और, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ये एग्जाम्पल, ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार ये बात आई हुई है कि जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं, क्या वो अलग अलग से सीखी जाती हैं, क्या उनके बीच में कोई इंटर रिलेशन होता है। तो हाँ जी, इनके बीच में इंटर रिलेशन होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज कर रहे होंगे, आप सिर्फ सुनना ही सीख रहे होंगे या सिर्फ बोलना ही सीख रहे होंगे। एक साथ आपकी सारी चीजें आप धीरे धीरे करके सीख रहे होते हैं, ठीक है, ये इंटर रिलेटेड होती हैं। इसके बाद
इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप ध्यान रख सकें तो बेहतर होगा। जैसे लिसनिंग स्किल जो है वो एक ओरल ओरल और ऑरल में आपको अंतर ध्यान रखना है। ओरल होता है बोलने से संबंधित, ऑरल होता है श्रव्य यानी सुनने से संबंधित, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, प्रोनाउंसिएशन आ गया, स्पीच आ गया, रिदम आ गया, ये सारी चीजें लिसनिंग स्किल में आ जाती हैं। और एक ये प्राइमरी स्किल है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि लिसनिंग स्किल जो है वो एक प्राइमरी स्किल है। और ये सिमेंटिक एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। सिमेंटिक एस्पेक्ट मतलब मैंने अभी बताया था, किसी के मतलब को समझने में, यानी आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो क्या आप उसके मतलब को समझ पा रहे हैं, ये होता है सिमेंटिक एस्पेक्ट, ठीक है। लिसनिंग जो है वो एक सिमेंटिक एस्पेक्ट है, आप मतलब को समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद स्पीकिंग की बात करें तो ये एक ओरल आउटपुट है, ठीक है। ओरल और ओरल में आप अंतर आप समझ पा रहे होंगे। ओरल मतलब होता है कि स्पीक करना, मतलब प्रोड्यूस करना आवाज को, बोलने से संबंधित। और ये एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल होती है। जो स्पीकिंग स्किल है ना, वो हमारे कम्युनिकेशन की प्रोसेस में एक बेसिक रिक्विजिट होती है, मतलब कि मूलभूत शर्त होती है। भाई अगर आप कोई बोलेगा ही नहीं तो कम्युनिकेशन शुरू कैसे होगी। इसलिए कम्युनिकेशन की प्रोसेस में बोलना और सुनना, ये दोनों चीजें आपकी होती हैं, तो उसमें बोलना जो है एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट बन जाता है। और ये फोनेटिक एस्पेक्ट है। स्पीकिंग में आप क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फोन मतलब मैंने अभी आपको बताया साउंड होता है, तो इसलिए फोनेटिक फोनेटिक एस्पेक्ट से जुड़ा होता है स्पीकिंग स्किल, ठीक है। इसके बाद अगर रीडिंग की बात करें तो ये रिसेप्टिव स्किल है। जैसे अभी आप मेरे स्क्रीन पे इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए रिसेप्टिव स्किल हो गया। और ये फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट होता है। रीडिंग में आप फोनेटिक मतलब साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं। अगर आप लाउड रीडिंग कर रहे हैं तो आप फोनेटिक भी हो गया। और ग्राफिक मतलब जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको देखकर पढ़ रहे हैं, तो फोनेटिक कम ग्राफिक, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रीडिंग, ये कुछ टाइप्स हैं। लाउड रीडिंग हो गया, साइलेंट रीडिंग हो गया, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिव रीडिंग क्या है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है। इंटेंस मतलब होता है गहन या डीप, ठीक है, डीप रीडिंग, ठीक है। अब इस तरह की रीडिंग जो होती है वो क्लासरूम में कराई जाती है ज्यादातर। जैसे क्लासरूम में आपको टीचर पढ़वाता है कि इस चीज को पढ़ो, इसको समझो, इसको जानो, तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाता है ना। और एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो मजे के लिए की जाती है, आउटसाइड द क्लासरूम होती है। जैसे आपको लाइब्रेरी में ले गए और आपको बाल साहित्य पकड़ा दिया या और कोई कहानी वगैरह की किताबें पकड़ा दी, तो आप उसको अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। उसको आप ऊपर ऊपर से ऐसे ही मजे मजे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो रिजल्ट्स के लिए किया जाता है, कि आप कोई किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप गहन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक। अब कुछ सब स्किल्स हैं रीडिंग की जो जरूरी हो जाती हैं। जैसे इसका नाम आपने सुना होगा, स्किमिंग और स्कैनिंग, ये आप जानते होंगे। रीडिंग रैपिडली, एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि जो दोनों ही स्किमिंग और स्कैनिंग है, ये दोनों ही चीजें रैपिडली पढ़ी जाती हैं, पर अंतर क्या है। स्कीमिंग जो है वो जर्नल ओवरव्यू के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। स्कीमिंग में आप जर्नल ओवरव्यू लेते हैं कि फटाफट से एक नजर मार ली और इसके बारे में एक जर्नल ओवरव्यू पता चल गया कि इस कहानी में है क्या, ठीक है। और स्कैनिंग में आप स्कैन करते हैं। स्कैन का मतलब आप समझ रहे हो, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा एक अच्छे से स्कैन करना, मतलब स्पेसिफिक डिटेल को ढूंढना, ठीक है। स्कैनिंग में आप स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है, इट इज अ स्किल विच enables a learner to brainstorm ideas, organize them, draft and edit and revise his her work। लिखने से भाई क्या होता है कि आपने कोई चीज दिमाग में सोच ली तो आप उसको कहीं पर लिख सकते हो, आप उसको बना सकते हो। आपको फिर और आइडियाज आए तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, और साथ के साथ रख सकते हो, और आने आने वाले फ्यूचर में भी आप उस चीज को पढ़ सकते हो। तो लिखने के ये सारी चीजें फीचर्स हो गए, ठीक है। और ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, ग्राफ से मतलब होता है लिखने का। और राइटिंग स्किल जो है वो एक ग्राफिक एस्पेक्ट है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसकी कुछ सब स्किल्स हैं, वो पैराफ्रेजिंग है, नोट टेकिंग है, नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग में आप अपने शब्दों में नोट्स बनाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप जो चीजें आपकी स्लाइड पे दिख रही हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, आप उनको एज इट इज नोट कर रहे हो। नोट मेकिंग में क्या होता है, आप अपने आप जो आपको समझ में आता जा रहा है आप उसको बनाते जा रहे हो। नोट टेकिंग होता है एज इट इज टेक, एज इट इज जैसा है वैसा ले लेना, ठीक है। टेक मतलब ले लेना, मेक मतलब बनाना। तो नोट मेकिंग में आप बनाते हैं अपने नोट्स, नोट टेकिंग में जैसा मेरी स्क्रीन पे लिखा है आप वैसा वैसा ले लेंगे। पैराफ्रेजिंग मतलब किसी चीज के बारे में पैराग्राफ में बनाना, ठीक। अगला चीज है लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमताएं। ये चीजें भी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, लेकिन फिर भी एक नजर देख लेते हैं। डिसलेक्सिया में होता है आपको रीडिंग प्रॉब्लम, ठीक है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है लिखने से संबंधित, तो राइटिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन रिलेटेड है मैथ से, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया में आपको कैलकुलेशन वगैरह करने में प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्प्रेक्सिया में मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आप पेंसिल ना पकड़ पाए, हो सकता है आप साइकिल ना चला पाए ठीक से, ये दिक्कतें हो सकती हैं। डिस्फेजिया मतलब या अफेजिया,
कॉम्प्रीहेंड करने में यानी चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको डिस्फेजिया जैसी दिक्कत हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा एडीएचडी है अगर, अटेंशन डेफिसिट हायर डिसऑर्डर यानी अटेंशन की कमी हो सकती है यहाँ पर। एएसडी, एएसडी की ये कुछ चीज़ें हैं, इस तरह की हरकतें कर सकता है बच्चा अपनी अर्ली स्टेज में, इस तरह के साइन मतलब वो लोगों के पास जाने से डरेगा, उसको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी सी, जैसे लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, जिनका पर्टिकुलर मीनिंग हो उनको हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ड। फंक्शन वर्ड क्या होते हैं, जिनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग ना हो। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, जिनको आप एक नजर में देख के रिकॉग्नाइज कर लो, जैसे TO2, बच्चा रीडिंग कर रहा होगा ना तो फटाफट से टू आर द, इन सारे वर्ड्स को तो ऐसे ही देख के पहचान जाएगा, तो इनको बोलते हैं हम साइट वर्ड्स, ठीक है? इसके बाद है होमोग्राफ, होमोफोन्स, होमोनिम्स। होमोग्राफ यानी होमो मतलब सेम होता है, होमो मतलब इतना तो आप ध्यान रख लेंगे सेम होता है। इसके अलावा ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, ये आपको पता ही होगा। तो जहां पर सेम राइटिंग हो यानी जो वर्ड है बिल्कुल सेम लिखा हुआ हो तो वो होते हैं होमोग्राफ्स। एग्जाम्पल के लिए बार यानी एक बार जहां पर कोई बैठता है या ये सब चीजें, और एक बार आपकी चॉकलेट बार हो गई। एक बैंक हो गया जहां पर आप पैसे जमा करते हैं, एक बैंक हो गया नदी का किनारा, ठीक है? तो ये इस तरीके के इसके वर्ड्स होते हैं, ठीक है? जो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन सेम ना हो बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास होमोफोन्स। होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, जो यानी जिसको हम प्रोनाउंसिएशन सेम करते हो, प्रोनाउंसिएशन में ही तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी जिनको हम बोलते सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इट्स और इट्स, ठीक है? ये सारी चीजें हैं तो अलग, इनका मतलब अलग अलग होता है ना, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम होती है। जैसे न्यू और न्यू, एक न्यू होता है नया, एक न्यू होता है जानना, तो इनका मतलब अलग हो जाता है पर प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। वहीं होमोनिम की बात करें तो निम का मतलब है सेम साउंड और सेम स्पेलिंग, ठीक है? साउंड भी सेम होगा, स्पेलिंग भी सेम होगी। जैसे यहाँ पर एक बहुत फेमस एग्जांपल आपको ध्यान रहेगा, तेने सूट सूट कर दा, तो यहाँ पर सूट सूट जो एक गाना है, एक सूट का मतलब है भाई वो आउटफिट के लिए, और एक सूट मतलब आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड है दोनों वो एग्जैक्टली सेम है, उनका सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग है, बट यहाँ पर अंतर किस चीज में आ जाता है, वो मीनिंग में अंतर आता है, ठीक है? उनके मीनिंग अलग अलग हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स के बारे में। ये इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला मेथड है आपके सामने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको हम जीटी मेथड भी कह देते हैं। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रामर रूल्स को रटवाने पे फोकस करते हैं। भाई पहले के जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी, अगर देखा जाए तो यही होता था ना कि पहले आपको ग्रामर रूल्स को रटवाया जाता था, तब आपको कहीं सेंटेंस वगैरह बताए जाते थे, तब आप उसको ग्रामर को या जो भी आपकी लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज, आप उसको सीखते थे। पर अब क्या होता है, इसके अपोजिट में आया नेक्स्ट मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है। भाई लोगों ने कहा कि अगर हम पहले रूल्स वगैरह को रटवाने बैठे तो ऐसे तो बच्चा टारगेट लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। उसको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो उसको लैंग्वेज सीखनी है। भाई आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो तो आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, आप इंग्लिश सीख जाओगे अपने आप। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का सीधा उल्टा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है, CLT मेथड। इसमें जो आपका अल्टीमेट गोल होता है वो ये है कि आप ऐसी एबिलिटी ले आ पाओ कि आप उस चीज जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें आप कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक है? कम्युनिकेटिव नाम से आपको पता चल रहा होगा कि आप अपने लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाओ, इतना आपका जो है गोल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपका वहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या होगा कि मैं इंग्लिश में बात करना सीख जाऊँ, बस मेरे लिए उतना बहुत है, ठीक है? तो ये हो गया कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग होता है कि आपको बस सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीजें सिखा दी गई और आपने वहां सिचुएशन पे यूज कर लिया टारगेट लैंग्वेज, उतना आपके लिए काफी है। जैसे क्लासरूम में एंटर करने, वैसे बच्चा इंग्लिश बोले या ना बोले, पर उसको ये चीजें तो रटी होती हैं कि मैम मुझे वॉशरूम जाना है, मे आई गो टू वॉशरूम, या फिर मे आई कम इन। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो सिचुएशन के हिसाब से उसको सिखा दी जाती हैं और वो सिचुएशन के बेस पे उसको यूज कर लेता है, ठीक है? अब कुछ स्किल्स हैं, ये कुछ स्किल्स हैं। बिग्स और कार्प के बारे में आपको बहुत पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे या पहले चीजों को समझा होगा, जाना होगा। वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं फटाफट से रिवाइज करता चलूं, फिर भी थोड़ा बहुत समझाना तो बनता है ना, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल क्या है, बिक्स, इससे भी क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स यानी आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन करते वक्त जो बेसिक लैंग्वेज स्किल है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। भाई अगर आपको किसी से बात करनी है तो एक बेसिक इंटरेक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं बिक्स, ठीक है? यहाँ पर जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम लैंग्वेज स्किल को हम कहेंगे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है?
एग्जाम्पल के लिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप किसी शॉप पे गए हैं, आपको बार्बर से अपॉइंटमेंट लेनी है, या आप किसी को कोई रिव्यू दे रहे हैं। रिव्यू मतलब आप कोई ओरली रिव्यू दे रहे हैं, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, जस्ट बेसिक बातचीत, तो वहां पर आपका बिक्स होगा। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जैसे इसमें बेसिक स्किल के बारे में बात हो रही थी कि बेसिक बातचीत जहां पर हो रही होगी, और यहाँ पर बात होती है प्रोफिशिएंसी की, मतलब आप उस चीज में महारत हो। ठीक है, आपको उस चीज में महारत हासिल हो, ये उसका जस्ट उल्टा है। महारत की जरूरत कहाँ पर पड़ सकती है आपको? एग्जाम्पल के लिए, भाई आपको किसी बुक का रिव्यू लिखना है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको किसी बुक का रिव्यू लिखना है, तो आप वहां पर क्या करोगे? आपको एक फॉर्मल तरीका अपनाना पड़ेगा लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज का, जहां पर आप उसको रिव्यू दे रहे हो, या फिर आपको किसी को लेटर लिखना है, तो वहां पर भी आप एक फॉर्मल तरीका अपना रहे होंगे, और आपको एक प्रोफिशिएंसी, अच्छी लैंग्वेज स्किल चाहिए होगी उनसे, उस लेटर को लिखने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई कॉग्निटिव काल के अंडर आ गई। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम मतलब जब आप एक एक भाषा को या एक किसी सब्जेक्ट को सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट या लैंग्वेज को सीखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और साइंस आपकी इंग्लिश मीडियम में, तो वहां पर आप साइंस तो पढ़ ही रहे होंगे, साथ के साथ आप क्या कर रहे होंगे? आप इंग्लिश भी सीख रहे होंगे, क्योंकि वो साइंस आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप अगर एसएसटी पढ़ रहे हैं और आपकी एसएसटी हिंदी में है, तो आप हिंदी लैंग्वेज को भी साथ के साथ सीख रहे हैं। इसी चीज को हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमने बेसिकली समझी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को ऐड कर सकूं, फिर भी हो सकता है कि यहाँ पर आपकी 100% चीजें आपको ना मिले। ठीक है, देखते हैं एक बार हमने फटाफट से समझा क्या। हमने लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बारे में जाना, हमने बिक्स और काल्प के बारे में जाना, यानी जहां पर आप बेसिक इंटरेक्शन करते हैं वहां पर बिक्स है, और जहां पर आप प्रोफिशिएंसी यानी एक्सपर्ट की बात करते हैं, एक्सपर्ट होने की बात, तो वहां पे काल्प हो जाता है। उसके बाद हमने कुछ लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स के बारे में जाना कि लैंग्वेज को पढ़ाने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, जीटी मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेशन मेथड, ये सारी चीजें। होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोग्राफ्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। लेक्सिकल वर्ड, फंक्शन वर्ड, साइट वर्ड्स, ये सारे जो हैं, ये तो एक नॉर्मली आपको जस्ट पता होना चाहिए, आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको कई बार रिवाइज करवा दिया है। राइटिंग स्किल्स, ये जो चारों स्किल्स हैं, बेसिक 4 स्किल्स मैंने आपको बता दी, लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल्स, इसके बारे में भी हमने अच्छे से पूरा पढ़ लिया। इसके अलावा सिमेंटिक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, मॉर्फीम्स और फोनीम्स, मॉर्फीम्स, फोनीम्स, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, ये 4 चीजें भी मैंने आपको बता दी। मल्टीलिंग्विज्म बहुत ज्यादा जरूरी है, एक रिसोर्स है, कोई लिमिटेशन या बैरियर नहीं है। लैंग्वेज चाहे आपकी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही सीडीपी में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा मैगजिम्स मैंने आपको बता दी, मैगजिम्स लैंग्वेज टीचिंग की क्या है, प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए, मोटिवेशन और प्रिंस, जैसे मोटिवेशन हो गया, इमिटेशन हो गया, ड्रिल एंड इमिटेशन, ये कुछ प्रिंसिपल्स, और हमने इसको एक्सप्लेन में समझ भी लिया। उसके बाद नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है, और हाँ, प्याजे और वाइगॉत्स्की का क्या कहना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्याजे जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में, वाइगॉत्स्की जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देते हैं। उसके साथ प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चा अपनी एज के अनुसार लैंग्वेज को डेवलप कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक्विजिशन और लर्निंग पढ़ा, और इसके साथ हमने लैंग्वेज को जाना कि एक लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। इसके साथ साथ आपको इन चीजों को रिवाइज करना है, सबसे पहली बात, आराम से। उसके अलावा अपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपको चीज़ों को इधर उधर ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो फिक्स्ड है। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये फील हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो सिलेबस है, जो फिक्स सिलेबस है, आपको बस उतना ही रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने में और इस पीडीएफ को तैयार करने में मेहनत तो बहुत लगी है, पर आप इसे लाइक शेयर भले मत कीजिएगा, सॉरी, लाइक एंड सब्सक्राइब भले मत कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग आपके आसपास सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, आपके फ्रेंड फैमिली जो भी हो, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये सबके लिए जरूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हमारे पास अब सीडीपी और मैथ्स रह गया है, हम देखते हैं किस चीज़ का हम अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिवीजन करने की, क्योंकि आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, रिवीजन करते रहिए, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बजाय अब कंसाइज होकर कुछ चीज़ों को रिवाइज कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको एडवाइस दूंगा। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग को शांत करके बस कुछ फिक्स सिलेबस जो है आपका, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।